नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट, जो कि आपके यूपीपीसीएस प्रीलिम्स और आरओ एआरओ दोनों परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। अगर क्लास में आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स का जो डाउट था, उन डाउट को आज हम क्लियर करेंगे क्वेश्चन के माध्यम से। आप में से किसी स्टूडेंट ने जीएसटी से रिलेटेड डाउट पूछा था, तो अभी आगे की क्लास में हम जीएसटी से रिलेटेड प्रश्न को सॉल्व करेंगे और वहीं पर आपके डाउट को भी क्लियर कर देंगे। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे दूं आरओ एआरओ प्रीलिम्स 2024 वीडियो टेस्ट सीरीज के बारे में। इस टेस्ट सीरीज में 7000 प्रश्नों के माध्यम से पूरे सिलेबस को रिवाइज कराया जाएगा। यहाँ पर आपको टॉपिक और सब्जेक्ट वाइज डेली टारगेट रिवीजन कराया जाएगा, जिसके के थ्रू आप अपने एंटायर सिलेबस को 3 बार रिवाइज कर सकते हैं। सॉल्व अनसॉल्व पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी सारे टेस्ट की, जिसमें कि क्वेश्चंस आपको बायलिंगुअल दिए रहेंगे। तो बायलिंगुअल क्वेश्चंस रहेंगे, तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में से किसी में भी परेशानी नहीं होने वाली है। यहाँ पर आपको 4000 प्रश्नों का डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही साथ 15 फुल सिलेबस टेस्ट भी दिया जाएगा। क्लास इस वीडियो टेस्ट सीरीज से रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए या फिर कोई भी डाउट है, तो आप क्या करिए, वीडियो टेस्ट लिखकर इन दोनों में से किसी भी एक व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दीजिए। आपको सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। अगर आपको कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो मैं आपको बता रही हूं कि अभी ये वन ऑफ द बेस्ट ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जो कि आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब आज की क्लास का हम पहला प्रश्न देखते हैं। पहले प्रश्न को ध्यान से देखिए। क्लास क्या दिया गया है? भारत का सुंदरवन उदाहरण है, तो बताइए सुंदरवन ऑफ इंडिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ सदाबहारी वन, जिसको कि हम एवरग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं, शीतोष्ण वन, टेम्परेट फॉरेस्ट, शंकुधारी वन, कॉनिफरस फॉरेस्ट, या फिर ज्वारीय वन, टाइडल फॉरेस्ट। तो यहाँ पर सुंदरवन की बात की गई है, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा बताइए? यहाँ पर ABCD में से आपका सही उत्तर होगा ज्वारीय वन की, टाइडल फॉरेस्ट का एग्जाम्पल है। अब देखिए यही प्रश्न आपका इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। सुंदरबन ऑफ ईस्टर्न इंडिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जो सुंदरबन है वो किसका एग्जाम्पल है? मैराइन इकोसिस्टम का, ग्रासलैंड इकोसिस्टम का, फॉरेस्ट इकोसिस्टम का और मैंग्रोव इकोसिस्टम का। तो ABCD में से आपका सही उत्तर क्या होगा? आपका होगा यहाँ पर D सही उत्तर, ठीक है, मैंग्रोव इकोसिस्टम का। तो यहाँ पर याद रखिएगा, प्रश्न किसी भी तरीके से बन सकता है। जब भी हम सुंदरबन की बात करेंगे तो वहां पर मैंग्रोव्स पाए जाते हैं, जो कि एन एग्जाम्पल है किसका? टाइडल फॉरेस्ट का। ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब देखिए मैंग्रोव इस प्रकार की वनस्पति का प्रतिरूप है। यहाँ पर हमने टाइडल फॉरेस्ट की बात की है। सुंदरी ज्वारीय वनों का विशिष्ट वृक्ष है, या पश्चिमी बंगाल के निम्न गंगा डेल्टा में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यही कारण है कि इसे सुंदरबन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर क्या बोला गया कि हम सुंदरबन डेल्टा को सुंदरबन क्यों कहते हैं? हम इसको सुंदरबन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर सुंदरी नामक वृक्ष मिलता है, ठीक है। यहाँ का सुंदरी नामक वृक्ष के कारण इसका नाम सुंदरबन पड़ा। यह अपनी कठोर और टिकाऊ लकड़ी के लिए जाना जाता है। ये चीज क्लियर हो गई क्लास। अब यहाँ पर देख लीजिए, कुछ इस तरीके से आपके मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं, जिनकी की जो रूट्स होती है वो पानी के ऊपर आपको दिखती है। ये देखिए ऐसे, ठीक है, ये रूट्स है इनकी, ऐसे ये पेड़ वृक्ष रहेगा पतला पतला और रूट्स ऊपर पानी के ऊपर रहेगी। इसको हम मैंग्रोव फॉरेस्ट कहते हैं, इसको हम टाइडल फॉरेस्ट कहते हैं। जब टाइड्स उठती है ना, तो ये मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है वो एज अ बैरियर रोकने का काम करता है उनको, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा। अब देखिए क्लास, यहाँ पर सुंदरबन की अगर हम बात करेंगे तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है, या विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल है। भितनकर्णिका की हम बात करेंगे तो यहाँ पर भी मैंग्रोव्स पाए जाते हैं। भितनकर्णिका कहाँ पर है? ये उड़ीसा में है, ठीक है। पिचवरम की बात करेंगे तो पिचवरम में भी मैंग्रोव्स है, और ये पिचवरम कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। वेरी इंपॉर्टेंट, स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा इस स्लाइड का आप लोग, ठीक है। चोराओ द्वीप की बात करेंगे तो ये भी एक मैंग्रोव वन है। कच्छ की खाड़ी की बात करेंगे तो ये भी एक मैंग्रोव वन है, जो कि आपको पता है कि कच्छ इधर गुजरात की तरफ हो गया। वेमनाथ कोल की हम बात करेंगे तो ये केरल में स्थित है।
थाडे क्रीक की हम बात करेंगे तो थाने क्रीक आपको पता है कहां पर है, महाराष्ट्र में है। तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए क्लास, ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब नीचे जो पॉइंट्स मैं आपको बताने जा रही हूं उस पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए, भारत में मैंग्रोव वनों के बारे में कुछ अन्य तथ्य हम लोग डिस्कस करते हैं। 2021 के अगर हम राज्य वन रिपोर्ट के अनुसार देखें तो मैंग्रोव का जो कवर है वो 4992 वर्ग किलोमीटर का है, ठीक है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है, 0.15%। कितना है, 0.15%। और सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन कहां पाए जाते हैं, पश्चिम बंगाल में। विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कहां है, वो भी सुंदरबन में ही है, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद भारत में गुजरात है, फिर अंडमान और निकोबार द्वीप है, फिर आंध्र प्रदेश है और गोवा है। तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए क्लास, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है। आशा करती हूं मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे, जहां से प्रश्न आपकी परीक्षा में बन सकता है। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पे। देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक की कहां अवस्थित है, मतलब कहां लोकेटेड है, पूछा गया है। उत्तरी अंडमान में, मध्य अंडमान में, दक्षिण अंडमान में या फिर लिटिल अंडमान में। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अंडमान निकोबार की जो हाईएस्ट पीक है वो है सैंडल पीक, ठीक है, जो कि कहां पर है, ये आपका उत्तरी अंडमान में है, नॉर्थ अंडमान में। तो टिक लगा लीजिए, ये आपका सही उत्तर है। यहां पर क्लास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। देख लीजिए, सैंडल पीक जो है वो कहां पर है, उत्तरी अंडमान में है, ठीक है। फिर डियोवोली कहां पर है, मध्य अंडमान में। कोयोबो दक्षिण अंडमान में है। माउंट हैरियट, याद रखिएगा परीक्षा में पूछा गया है, माउंट हैरियट कहां पर है, ये दक्षिण अंडमान में है। और माउंट थूलियर कहां पर है, ग्रेट निकोबार में। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे आप। यहां पर देखिए, अंडमान निकोबार से रिलेटेड मैंने आपको एक चीज और बताई है। हो सकता है कभी परीक्षा में आपको दे दे कि नॉर्थ टू साउथ अरेंज करिए, तो आप ये तो गेस मान लेंगे कि नॉर्थ अंडमान सबसे नॉर्थ में होगा, फिर उसके बाद मिडिल अंडमान है, फिर उसके बाद लोअर अंडमान है। यहां तक तो ठीक है, लेकिन याद रखिएगा जो लिटिल अंडमान है वो सबसे साउथ में है। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको अपने परीक्षा में याद रखना है, क्योंकि नॉर्थ तो दिमाग में रहेगा तो आप लगा लोगे, मिडिल भी बीच में होगा, लोअर भी ठीक है, लेकिन लिटिल अंडमान जो है वो सबसे साउथ में है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कभी भी अरेंज करने को देगा तो आप आराम से लगा ले। यहां पर आप याद रखिएगा माउंट हैरियट कहां पर है, दक्षिण अंडमान में है, ठीक है, ये याद रखिएगा। फिर उसके बाद माउंट कोयोबो जो है वो भी दक्षिण अंडमान में है, इधर हम इसी की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। फिर उसके बाद माउंट डियोवोली जो है वो मध्य अंडमान में है, और सैंडल पीक कहां पर है, उत्तरी अंडमान में। इतनी चीज क्लियर हो गई क्लास। अब यहां पर निकोबार भी जरूर देख के जाइएगा, निकोबार के बारे में। यहाँ पर लिटिल निकोबार है, ग्रेट निकोबार है, यहाँ पर कार निकोबार है। हो सकता है परीक्षा में आपको निकोबार से रिलेटेड दे दे, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्लास। मैं थोड़ा टाइम दे देती हूं आपको। आप लोग ने स्क्रीनशॉट ले लिया? चलिए अगला हम देखते हैं, तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न आप देखिए, तीसरा प्रश्न क्या है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो जल्दी से बता दीजिए, ताइवान, म्यांमार, चीन, इक्वाडोर। तो यहां पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहां से नहीं गुजरती है? तो जो टॉपिक ऑफ कैंसर है वो ABCD में से इक्वाडोर से होकर नहीं गुजरती है। हम इसको मैप के थ्रू देखते हैं। ये देखिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपको 23.5 डिग्री नॉर्थ दिख रहा है, इधर मैक्सिको दिख रहा है, इधर बहामास दिख रहा है। फिर इधर आप आएंगे तो मैंने आपको पहले भी बताया था, अफ्रीका में याद करने के लिए आप माली याद रख सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा आपको याद रहेगा। एम से अगर हम कहेंगे तो ये मॉरिटेनिया हो गया, ठीक है। फिर आपका ए से क्या हो गया, अल्जीरिया हो गया। यहां देखिए, मॉरिटेनिया हो गया, ठीक है। फिर ए से क्या हो गया, अल्जीरिया हो गया। फिर एल से क्या हो गया, लीबिया हो गया। ई से क्या हो गया, इजिप्ट हो गया, ठीक है, याद रखिएगा। और लास्ट में यही माली, आपका माली भी इसमें इंक्लूडेड है। ये चीज क्लियर हो गई? तो याद रखिएगा, सबसे पहले तो एम से आपका मॉरिटेनिया हो गया, अल्जीरिया हो गया, लीबिया हो गया, इजिप्ट हो गया, और एक आपका माली भी देश है। तो यहां पर देखिए, एक हो गया, अल्जीरिया हो गया, लीबिया हो गया, इजिप्ट हो गया, ठीक है। फिर इधर माली याद रखिएगा आप लोग, और एक आपको याद रखना है वेस्टर्न सहारा,
ये आपको अपने याद रखना है। फिर इधर देखिए, यूएई से, सऊदी अरेबिया से, ओमान से, भारत से होके गुजर रही है। कल ही हमने डिस्कस किया था, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो भारत को 2 हिस्सों में डिवाइड करती है, बांग्लादेश से, म्यांमार से, ताइवान से, चाइना से, लेकिन इक्वाडोर से नहीं। ठीक है, ठीक है, इक्वाडोर तो इधर आपका हो गया, तो इधर तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ही नहीं। ये चीज क्लियर हो गई क्लास। चलिए आगे बढ़ते हैं। डी आपका सही उत्तर है। अच्छा, विषुवत रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की बात करेंगे तो वो इक्वाडोर से होके गुजरता है। ठीक है, क्योंकि साउथ साइड में है। 4th प्रश्न को अब हम देखते हैं। 4th प्रश्न आपका क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी नहर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है। डायरेक्ट प्रश्न है कि कौन सा कैनाल नॉर्थ सी और बाल्टिक सी को जोड़ता है। स्वेज कैनाल, इरी कैनाल, कील कैनाल या फिर पनामा कैनाल। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या है, जल्दी से बताइए। ए, बी, सी, डी में से सही उत्तर क्या है? तो नॉर्थ सी और बाल्टिक सी को जोड़ता है कील कैनाल। ठीक है, कील नहर, सी आपका सही उत्तर है। यहां पर देख लीजिए, ये क्या है, ये कील कैनाल है। ठीक है, और इधर आपका नॉर्थ सी है, इधर आपकी बाल्टिक सागर है। ये चीज याद रखिएगा। तो बाल्टिक सागर को नॉर्थ सी से कौन सा कैनाल जोड़ता है? कील कैनाल जोड़ता है। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए क्लास, बाल्टिक सागर की हम बात कर रहे हैं ना, बाल्टिक सी की। इधर आपने देखा नॉर्थ सी था ना, तो दोनों को जोड़ रहा था कील कैनाल इधर की तरफ। यहाँ पे देख लीजिए फिर से, यहाँ पर देख रहे हैं आप, डेनमार्क है इधर, इधर जर्मनी है, तो यही वाला जो है डेनमार्क, जर्मनी, और इधर आपका कील कैनाल है। अब नहीं भूलेगा आपको। अब देखिए, यहाँ पर एक चीज और याद रखिएगा, बाल्टिक सी के इधर कौन कौन सी कंट्री कई बार पूछ लेता है। एस्टोनिया, लाटविया, ल्यूथेनिया, रशिया, पोलैंड। याद रखिएगा, एस्टोनिया, लाटविया, ल्यूथेनिया, रशिया, पोलैंड। ठीक है, इधर आपको दिख रहा है फिनलैंड, इधर आपको दिख रहा है जर्मनी, और इधर स्वीडन। ये चीज क्लियर है। मैप में जरूर इस चीज को देखिएगा, क्लास परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर एक चीज और बताऊंगी आपको, बाल्टिक सागर में गिरने वाली नदियों के बारे में। प्रश्न यहां से भी बना है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। आप चाहे तो आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में पढ़िएगा। देखिए, नीवा नदी की हम बात करेंगे क्लास। तो नीवा नदी किसके किसके साथ अपना बेसिन साझा करती है? रूस और फिनलैंड के साथ। नीवा नदी गिरती कहां पर जाकर है? बाल्टिक सागर में। यहाँ पर जितनी भी नदियां हैं सब बाल्टिक सागर में गिर रही है। वित्सुला की बात हम करेंगे, परीक्षा में कई बार पूछा है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा गया प्रश्न है। वित्सुला जो है वो पोलैंड। ठीक है, दोगावा की बात करेंगे तो रूस और लातविया। नेमन की बात करेंगे तो बेलारूस और ल्यूथेनिया, रूस। ठीक है, फिर उसके बाद कैमिजोइक की बात करेंगे, जोइकी की बात करेंगे तो फिनलैंड और नॉर्वे। ओडर भी आपकी परीक्षा में पूछा गया है, मैं बता दे रही हूँ, ये पूछा गया है आपका। जो मैंने दोनों टिक लगाया है, ये पहले भी पूछा गया और भी आपके पूछे जा सकते हैं। ओडर आपका चेक गणराज्य, पोलैंड, जर्मनी। लूले एल की बात करेंगे तो स्वीडन। नार्वा भी पूछा गया है, ये रशिया और एस्टोनिया हो गया। और टार्ने एल जो है वो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आराम से इसको पढ़िएगा। ठीक है, नीवा नदी जो है वो रूस और फिनलैंड। वित्सुला पूछा गया है पोलैंड, याद रखिएगा। दोगावा रूस, लातविया। नेमन बेलारूस, ल्यूथेनिया और रूस। तो यहां पर आप इसको देखिएगा जरूर क्लास, वेरी इंपॉर्टेंट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। अच्छा क्लास, ऐसा तो नहीं लग रहा है कि स्पीड बहुत तेज हो गई है, क्योंकि अब आपकी परीक्षा पास आ रही है, तो मुझे लगता है कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन रिवाइज कराऊं। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन आंसर समझ ही में नहीं आएगा तो उसका भी कोई मतलब नहीं है। तो अगर कहीं पे भी आपको स्पीड की दिक्कत लगती है ना, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दिया करिए। और ये भी बता दिया करिए कि मैम इस क्वेश्चन का आंसर नहीं समझ में आया, आप प्लीज आने वाली क्लास में इसको समझा दीजिएगा। फिर आने वाले क्लास में हम उसको फिर रिवाइज कर लेंगे, उसकी चिंता आप लोग नहीं करेंगे। कोई भी परेशानी होती है लेक्चर में तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करो। चलो 5वें प्रश्न को देखते हैं। देश में 15वीं जनगणना अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक शहरी जनसंख्या निवास करती है? तो जल्दी से बता दीजिए, शहरी जनसंख्या कहाँ निवास करती है सबसे ज्यादा? तो यहाँ पर महाराष्ट्र दिया है, उत्तर प्रदेश दिया है, तमिलनाडु दिया है, पश्चिम बंगाल दिया है। तो ए, बी, सी, डी में से आपका जो सही उत्तर है वो क्या है? वो है महाराष्ट्र। ए आपका सही उत्तर है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा। तो यहाँ देख लेते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कुल 1 to 1.08 करोड़ लोगों में से
37 इतना आपको नंबर याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप परसेंटेज में याद रखिएगा 31.1% जो जनसंख्या है वो आपकी शहर में निवास करती है। ठीक है, 31.1%, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप याद रखिएगा सबसे ज्यादा जनगणना के अनुसार हम देखेंगे महाराष्ट्र पहले नंबर पर है। ठीक है, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल का स्थान है। यही आपको याद रखना है। चलिए अगला हम देखते हैं छठवां प्रश्न। छठवां प्रश्न क्या है? तरेगांव, मलाजखंड और पाचेई खानी किसका उत्पादक क्षेत्र है? तो बताइए क्लास, किसका उत्पादक क्षेत्र है? ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में बनते हैं। यहाँ पर क्या मिलता है? तो यहाँ पे मलाजखंड तो आपकी परीक्षा में कई बार पूछा है, इसको याद रखिएगा। मलाजखंड में ठीक है पूछा गया है, तारेगांव भी पूछा गया, मलाजखंड और तारेगांव पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे तांबा, लोहा, चांदी, सोना क्या मिलता है बताइए? तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपका सही उत्तर जो है वो है तांबा। ए आपका सही उत्तर है। ठीक है, मलाजखंड जो है वो बालाघाट जिले में मध्य प्रदेश में है, याद रखिएगा ये चीज। ठीक है, अगर हम पाचेई खानी की बात करेंगे तो ये कहां पर है? ये सिक्किम में, याद रखिएगा, परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम व्याख्या में देख लेते हैं कुछ प्लेसेस, जैसे यहाँ पर राज्य दिए गए हैं, क्षेत्र दिया गया है आपका। ठीक है, मध्य प्रदेश में देखिए तो अभी हमने देखा तरेगांव की अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो तरेगांव, मलाजखंड ये मध्य प्रदेश में है। सिक्किम में पाचेई खानी, रंगपो, बोटांग सब कॉपर के लिए फेमस है। राजस्थान में खिचड़ी, आपकी परीक्षा में कई बार पूछा गया, राजस्थान का खिचड़ी जो है वो किसके लिए फेमस है? कॉपर के लिए। आंध्र प्रदेश में अग्निगुंडल और गनी। ठीक है, झारखंड में धोबानी, मोसाबनी पूछा गया है आपकी परीक्षा में, पाथरगोड़ा भी पूछा गया है। ठीक है, राखा और ओना माखी जो कि सिंह भूमि पूर्व, तो सिंह भूमि भी पूछा गया है। तो ये सारे पॉइंट्स आपके परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो भी चीज मैंने हाईलाइट की है उसको जरूर एक बार पढ़िएगा क्लास। परीक्षा में यहां से प्रश्न बनता है कि कोयला कहाँ मिलता है, कॉपर कहाँ मिलता है, जिंक कहाँ मिलता है। ठीक है, चलिए सातवें प्रश्न को देखते हैं। ये देखिए, झरिया, कालाकोट, पलाना तथा नाकचिक नाम में क्या समानता है? तो जल्दी से बता दीजिए। ये सभी क्षेत्र झारखंड में है, आपको दिया गया है। दूसरा आपको दिया गया है ये सभी क्षेत्र कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं। ये सभी क्षेत्र किसी न किसी राज्य की राजधानियां हैं। और लास्ट में दिया गया यह सभी क्षेत्र समुद्र के किनारे स्थित है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? देखिए, झरिया किस चीज के लिए फेमस है? कोयले के लिए फेमस है। ठीक है, पलाना किस चीज के लिए फेमस है? कोयले के लिए फेमस है। नाकचिक किस लिए फेमस है? कोयले के लिए फेमस है। कालाकोट भी कोयले के लिए। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर बी हो गया। ये सभी क्षेत्र कोयला उत्पादक क्षेत्र है। परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की जो क्लास है यहाँ पर जो मैं आपको पॉइंट्स बता रही हूँ, यहाँ से आपकी परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो उसको जरूर नोट डाउन करिएगा एक जगह। अब देख लीजिए, कोयला उत्पादक क्षेत्र झरिया देखेंगे तो कहां पर है? झारखंड में है। कालाकोट कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, पलाना की बात करेंगे राजस्थान में, नाकचिक नाम की बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश में, उमरसार गुजरात में, बाहुर पौंडीचेरी में, ठीक है, पुंडुचेरी जिसे बोलते हैं, नीचाहोम जम्मू कश्मीर, बरकला केरल, माकूम पूछा गया है कई बार, असम में, नवेली भी पूछा जा चुका है तमिलनाडु। यहाँ पर मैं आपको बता दूं उमरसार भी पूछा जा चुका है। ठीक है, नाकचिक नाम भी पूछा जा चुका है, पलाना भी पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर जिस पे मैंने वो लगाया है ना स्टार, ये सारे आपके परीक्षा में पहले भी पूछे गए हैं और पूरी की पूरी संभावना है कि आने वाली परीक्षा में भी यहाँ से प्रश्न आपके बन सकते हैं। ठीक है, तो क्लास स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, 8वां प्रश्न। दक्षिण भारत में प्रभावित होने वाली वैगाई नदी अपना जल कहाँ गिराती है? तो जल्दी से बता दीजिए। अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में, कृष्णा नदी में, कच्छ के रण में। तो यहाँ पे किसकी बात की गई है? वैगाई नदी की बात की गई है, जो कि साउथ इंडिया में आपकी फ्लो करती है। ये अपना जो जल है वो बे ऑफ बंगाल में जाकर गिराती है। बी आपका सही उत्तर है। यहाँ पर देख लीजिए, वैगाई नदी की बात हम करेंगे तो ये रही, कावेरी के नीचे आपको कौन सी नदी दिख रही है? वैगाई नदी दिख रही है, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर, और ये कहां पर अपना जल गिराती है? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल में। चलिए अगला हम देखते हैं, 9वां प्रश्न।
निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में विश्व की लगभग 60% जो जनसंख्या है वो निवास करती है? तो 60% जनसंख्या कहाँ निवास करती है? एशिया में, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में या फिर अंटार्कटिका में? तो आप सभी को पता है एशिया में आपके दो प्रमुख देश आते हैं, चाइना और भारत, जहां पर आपका पॉपुलेशन के लिए मशहूर है। तो ज्यादातर पॉपुलेशन कहाँ निवास करेगी? एशिया में निवास करेगी। ठीक है, ये आपका सही उत्तर है। अगला देखते हैं 10वां प्रश्न। यदि किसी राज्य में विधान परिषद का गठन करना हो तो संबंधित राज्य की विधानसभा को इनमें से किस बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित करना होगा? तो यहाँ पे बोला गया किसी भी स्टेट में अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल को फॉर्म करना है तो जो प्रपोजल है वो लेजिस्लेटिव असेंबली में किस मेजोरिटी से पास होना चाहिए? सबसे पहले दिया गया अपने कुल सदस्य संख्या के बहुमत से, दूसरा दिया गया है अपने कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से, तीसरा दिया गया है अपने कुल सदस्य संख्या का बहुमत तथा उपस्थित व मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत से, और आखिरी में आपको दिया गया है समान बहुमत से। तो याद रखिएगा जब भी लेजिस्लेटिव काउंसिल को फॉर्म करना होगा, ठीक है, तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को इस प्रपोजल को कैसे पास करना होगा? मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप, अपने कुल सदस्य संख्या का बहुमत तथा जो उपस्थित लोग हैं, ठीक है, उपस्थित लोग हैं, मतदान दे रहे हैं, उनके 2/3 से। तो यहां पर देखिए अ मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप एंड 2/3 मेजॉरिटी ऑफ दोज हु आर प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो सी आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। अब यहाँ पर क्लास 2 चीजें आपको और पता होनी चाहिए, जैसे यहाँ लेजिस्लेटिव काउंसिल की हम बात करेंगे तो 169 में विधान परिषद के गठन की प्रक्रिया का उल्लेख है, जिसमें पहला मैंने आपको बता दिया है, ये आर्टिकल याद रखिएगा। पहला पॉइंट मैंने आपको बता दिया है, जिस लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब जिस स्टेट में ये लेजिस्लेटिव काउंसिल को फॉर्म करना है वहां की लेजिस्लेटिव असेंबली को उसे कुल सदस्य के बहुमत तथा उपस्थित व मतदान करने वाले लोगों के 2/3 से प्रस्ताव रखना पड़ता है, पास करना पड़ता है। और जब ये लोकसभा और राज्यसभा के पास जाता है, मतलब संसद के पास आता है, तो संसद के दोनों सदनों द्वारा अपने समान बहुमत से, यही चीज मैं आपको बताना चाह रही थी, जब ये पार्लियामेंट में आएगा ना तो इसे किसी विशिष्ट बहुमत की आवश्यकता नहीं होगी, यहाँ पर उसे समान बहुमत की आवश्यकता होगी। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। और जब ये समान बहुमत अपना दे देगा तो विधान परिषद का गठन हो जाएगा। यही चीज बताना था, यहाँ पर तो स्पेशल मेजोरिटी की 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग की आवश्यकता है, लेकिन लोकसभा राज्यसभा में समान बहुमत की आवश्यकता होती है। 11वां प्रश्न देखते हैं। भारत की लौह एवं इस्पात पेटी की संज्ञा किस खनिज पेटी को प्रदान की गई है? यहाँ पर आयरन स्टील बेल्ट की बात की गई है। तो सेंट्रल बेल्ट को, सदर्न बेल्ट को, नॉर्थ वेस्टर्न बेल्ट को या फिर छोटा नागपुर बेल्ट को? तो बताइए सही उत्तर क्या होगा, बताइए क्लास। तो यहां पर अगर हम देखेंगे आयरन स्टील बेल्ट के नाम से हम छोटा नागपुर बेल्ट को जानते हैं। यहां पर हमें प्रचुर मात्रा में आयरन की भी प्राप्ति होती है। ठीक है, ये याद रखिएगा। इस पेटी में लौह इस्पात के अधिक कारखाने हैं, स्थित होने के कारण इसे भारत की लौह और इस्पात पेटी भी कहा जाता है। जैसे दुर्गापुर, बोकारो, कुल्टी, जमशेदपुर, राउरकेला, ये सब कहां पर है? ये सब आपके छोटा नागपुर बेल्ट में लाई करते हैं, इसी वजह से हम इसे आयरन स्टील बेल्ट के नाम से जानते हैं। चलिए अगला हम देखते हैं 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न देखिए, बड़ा है तो अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके पढ़ भी सकते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना के संबंध में असत्य कथन को चुन। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान की बात की गई है। क्या योजना पीसी महानबोलिस मॉडल पर आधारित है? इस योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई है। इस योजना ने लक्ष्य से अधिक विकास दर को हासिल किया है। और आखिरी आपको दिया गया भाखड़ा नांगल परियोजना, व्यास परियोजना तथा दामोदर नदी घाटी परियोजना इसी योजना काल के दौरान प्रारंभ हुई थी। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है? देखिए, जब हम फर्स्ट 5 ईयर प्लान की बात करते हैं तो यहाँ पर एग्रीकल्चर को प्रायोरिटी दी गई थी, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ पर इस प्लान के थ्रू हमने हायर ग्रोथ रेट अचीव की थी टारगेटेड से। ठीक है, इस योजना ने लक्ष्य से अधिक विकास दर को हासिल किया था। भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट, व्यास प्रोजेक्ट और दामोदर वैली कॉर्पोरेशन इसी प्लान के ड्यूरेशन में स्टार्ट हुए थे, ये भी बिल्कुल सही है। ये जो प्लान है वो पीसी महानबोलिस मॉडल पर बेस्ड है, ये आपका गलत है। ये जो था ये आपका हेरोल्ड
डोमर मॉडल पर बेस्ड था, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है, एरॉन डोमर मॉडल पर। पीसी महान बोलिस मॉडल पर जो सेकेंड ईयर का 5 ईयर प्लान था, जो सेकेंड 5 ईयर प्लान था वो बेस्ड था। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर ए आपका सही उत्तर हो गया। चलिए अगला देखते हैं 13। किस भारतीय राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? तो जल्दी से बता दीजिए किसकी सीमा नहीं लगती है। मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड। तो सही उत्तर क्या है यहाँ पर? यहाँ पर आपकी मेघालय की जो सीमा है वो म्यांमार से नहीं लगती है। सी आपका सही उत्तर है। देख लीजिए ये क्या है, ये म्यांमार है, इधर आपको मिजोरम दिख रहा है, मणिपुर दिख रहा है, नागालैंड दिख रहा है, अरुणाचल प्रदेश दिख रहा है, ठीक है। मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 14 प्रश्न को। धन विधेयक को छोड़कर अन्य विधेयक विधान परिषद द्वारा पारित करने तथा विधानसभा द्वारा अस्वीकृत करने पर राज्यपाल संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। राज्यपाल इस परिस्थिति में विधेयक राष्ट्रपति के पास भेज देता है। विधेयक समाप्त हो जाता है। संविधान इस संदर्भ में मौन है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है? क्या बोला गया? धन विधेयक को छोड़कर अन्य विधेयक विधान परिषद द्वारा पारित करने तथा विधानसभा द्वारा अस्वीकृति करने पर क्या होता है? तो यहाँ पर देख लीजिए क्लास, मनी बिल, a bill other than money bill is passed by the legislative council but rejected by the legislative assembly। अगर लेजिस्लेटिव असेंबली ने, विधानसभा ने उसको अस्वीकृत कर दिया, उसको रिजेक्ट कर दिया, तो उस कंडीशन में जो विधेयक है वो आपका लैप्स कर जाएगा, विधेयक समाप्त हो जाएगी। यहाँ पे ज्वाइंट सिटिंग या प्रेसिडेंट के एसेट के लिए रिजर्व करना ये सब नहीं, सीधे वो बिल आपका लैप्स कर जाएगा अगर लेजिस्लेटिव असेंबली ने उसको रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, याद रखिएगा। विधानसभा यदि किसी विधेयक को पारित करके विधान परिषद में भेजती है तो विधान परिषद को 3 माह का, देखिए अब यहाँ पर क्या बोला गया, यहाँ पर जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो किसी बिल को, अगर यहाँ पर मैं लिखती हूँ, यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली किसी बिल को, ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल में विधानसभा जो है यदि किसी बिल को, ठीक है, विधान परिषद में भेजती है तो विधान परिषद के पास कितने समय रहता है? 3 मंथ का समय रहता है विधेयक को पारित करने के लिए। और यदि विधानसभा इसे वापस पारित करने के लिए भेजती है तो विधान परिषद को 1 माह के भीतर इसे पारित करना होता है, अन्यथा यह पारित मान लिया जाता है। यहाँ पर आपको समझ में आया? लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो कोई बिल लेजिस्लेटिव काउंसिल को भेजेगी तो उसके पास 3 माह का समय रहता है कि वो कुछ करे, या अगर उसको कोई चेंजेस करनी है, अमेंडमेंट करना है तो वो अपना सजेशन दे सकता है, और कभी कभी बिना सजेशन दिए भी वो वापस कर देता है। इसके बाद अगर लेजिस्लेटिव असेंबली ने फिर इसी बिल को दोबारा लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास भेजा तो 1 महीने का और समय होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास समय लेने के, ठीक है। और अगर वो अभी भी कोई भी एक्शन नहीं लेता है, कोई भी कार्रवाई नहीं करता, किसी भी तरीके का अमेंडमेंट नहीं सजेस्ट करता है, तो मान लिया जाएगा कि ये बिल आपका पास हो गया है। क्योंकि देखिए बिल पास करने में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है? लेजिस्लेटिव असेंबली ही है, विधानसभा ही है, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ जाएगा। तो टोटल टाइम अगर कभी भी आपसे पूछेगा कि कितने समय तक के लिए लेजिस्लेटिव काउंसिल बिल को टोटल समय के लिए अपने रख सकता है, तो 4 मंथ के लिए। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, स्टूडेंट इसी में कंफ्यूज होते हैं। मैं एक बार और इसको पढ़ देती हूँ, आप में से ज्यादातर स्टूडेंट को पता भी होगा, लेकिन जिनको नहीं पता है ध्यान से सुनिएगा, परीक्षा में आपको यही कंफ्यूज किया जाएगा। विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली, विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल, इंग्लिश और हिंदी बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। तो विधानसभा यदि किसी विधेयक को पारित करके विधान परिषद में भेजती है तो विधान परिषद को 3 माह का 3 मंथ में विधेयक पारित करना होता है, अन्यथा विधेयक वापस विधानसभा में आ जाता है। अगर उन्होंने कोई भी एक्शन नहीं लिया तो वापस वो विधानसभा में आ जाएगा, लेजिस्लेटिव असेंबली में आ जाएगा। यदि विधानसभा इसे वापस पारित करके भेजती है तो विधान परिषद के पास अब कितने दिन का समय है? 1 मंथ का समय है, ठीक है, पारित करने के लिए। और अगर वो पारित नहीं करता है तब भी इसे पारित मान लिया जाएगा। तो टोटल 3+1 याद रखिएगा 4 मंथ का टाइम होता है। चलिए अगला हम देखते हैं 15 प्रश्न। कोई भी कंफ्यूजन होगी तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। स्वतंत्रता पश्चात गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री का कार्यभार किसे सौंपा गया है? तो बताइए यहाँ पर किसे सौंपा गया है? बाबू जगजीवन राम को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, सरदार बलदेव सिंह को,
या फिर डॉक्टर जॉन मथाई को। तो यहाँ पर ए बी सी डी में से आपका सही उत्तर क्या होगा? तो डिफेंस मिनिस्ट्री जो थी, रक्षा मंत्रालय, वो किसको? सरदार बलदेव सिंह को सौंपी गई थी। सी आपका सही उत्तर है। अब देख लीजिए, अंतरिम मंत्रिमंडल की बात की गई है, इंटरिम गवर्नमेंट की, और यहाँ पर देख लीजिए पंडित जवाहरलाल नेहरू को विदेश, कॉमनवेल्थ संबंधित वैज्ञानिक शोध उपाध्यक्ष तथा प्रधानमंत्री, ये सब दायित्व दिए गए थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह, सूचना एवं प्रसारण मंत्री। विधि मंत्री किसे बनाया गया था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। सरदार बलदेव सिंह को रक्षा मंत्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य तथा कृषि मंत्री, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद को शिक्षा मंत्री। तो याद रखिएगा क्लास, ये आपके बुक में दिया गया है, तो वहां से भी आप इसको पढ़ सकते हैं। चलिए 16 प्रश्न हम देखते हैं। निम्नलिखित में से किस झील का निर्माण ज्वालामुखी उद्गार से हुआ है? वॉल्केनिक एक्टिविटी के कारण किस झील का निर्माण हुआ है? तो जल्दी से बता दीजिए। पुलिकट, लोनार, चिल्का, सामर। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या होगा एबीसीडी में से? बी आपका सही उत्तर है। ठीक है, महाराष्ट्र के बुल्डाना जिले में स्थित लोनार झील ज्वालामुखी एक्टिविटी के कारण उद्गार से हुआ है इसका निर्माण। ठीक है, याद रखिएगा। तो बी आपका सही उत्तर है। 17 प्रश्न को देखिए। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों को ग्राम पंचायत को गठित करने का निर्देश दिया गया है? तो ये तो आसान प्रश्न है कि ग्राम पंचायत को ऑर्गेनाइज करने की बात कही गई है। किसमें? अनुच्छेद 39, 40, 41, 42। यहां पर आपका सही उत्तर क्या है? 40वां। विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज करने की बात टीपीएसपी में आर्टिकल 40 में की गई। बी आपका सही उत्तर है। 18 देखते हैं। कालाहारी मरुस्थल निम्नलिखित में से किस देश में नहीं फैला है? तो कालाहारी डेजर्ट कहां पर नहीं फैला है बताइए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कालाहारी डेजर्ट है कहां पर। तो कालाहारी डेजर्ट जो है वो अफ्रीका महाद्वीप में है, और वहां पर ये कहां फैला है? साउथ अफ्रीका में फैला है, एकदम सही है। नाम्बिया में भी है, ठीक है, बोत्सवाना में है, ना कि युगांडा में। तो यहाँ पर आपका गलत क्या होगा? आपका सी आपका गलत है। अगर हम कालाहारी डेजर्ट की बात करेंगे तो कालाहारी डेजर्ट जो है वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है, और कहाँ पर है फैला हुआ है? साउथ अफ्रीका में, नाम्बिया में और बोत्सवाना में। ठीक है, अगला हम देखते हैं 19 प्रश्न। भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप कैसा है? तो जल्दी से बता दीजिए। पूंजीवादी है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, स्टेट इकोनॉमी है, मिक्स्ड इकोनॉमी है, या फिर नन ऑफ द अबव। तो आप सभी को पता है जब भी हम भारत की इकोनॉमी की बात करते हैं तो यहाँ पर मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मिक्स्ड इकोनॉमी है। सी आपका सही उत्तर है। देखिए क्लास, जब हम मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करते हैं, तो इसमें कुछ लक्षण जो है वो राज अर्थव्यवस्था के विद्यमान होते हैं और कुछ पूंजीवादी। ये चीज याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपके दोनों के कैरेक्टरिस्टिक पाए जाते हैं, इसी वजह से हम इसको मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। ठीक है, पूंजीवादी अगर हम देखेंगे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के और राज अर्थव्यवस्था दोनों के गुण इसमें प्रेजेंट होते हैं। अगला हम देखते हैं 20वां प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मौलिक अधिकार वाद योग्य है। ठीक है, केशवानंद भारती वाद ने संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन का अधिकार दिया था। यहाँ पर आपका कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो जब हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं ये जस्टिसेबल है, आपको पता है। अगर आपकी फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए मेनली आर्टिकल 32 की बात करते हैं, और हाई कोर्ट में अपील करने के लिए आर्टिकल 226 की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहला तो आपका बिल्कुल सही है, और केशवानंद भारती केस ने पार्लियामेंट को ये पावर दिया था कि वो फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। बस बोला था कि हमें किस बात पर ध्यान देना है, जो डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, कि जब भी कोई भी अमेंडमेंट किया जाए तो जो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे संविधान का उसमें कोई भी परिवर्तन ना आए। तो यहाँ पर सी जो है वो आपका सही उत्तर है। अगला हम देखते हैं 21वां प्रश्न। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है? तो जल्दी से बता दीजिए। तृतीय अनुसूची में, चौथी अनुसूची में, 5वीं में, 9वीं में। तो यहाँ पर क्या बोला गया है? इन विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट स्टेट यूनियन टेरिटरीज इन राज्यसभा। ठीक है, तो ये किसमें बोला गया है? ये तो मैंने डिस्कस पहले भी किया है।
3rd में, 4th में, 5th में या फिर 9th में? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? हमने 4th में शेड्यूल में डिस्कस किया है। डी आपका सही उत्तर है। ठीक है। 3rd की अगर हम बात करेंगे तो इसमें हम ऑफिस की बात करते हैं ना, कि विभिन्न जो पदाधिकारी हैं उनके द्वारा पद ग्रहण करते समय, जो ऑफिस ग्रहण करते समय मेनली जो शपथ ली जाती है, यहाँ पर ओथ मेनली, यहाँ पर ओथ याद रखिएगा। 3rd में हम ओथ की बात करते हैं। ठीक है। और 4th में अभी हमने देख लिया जो रिप्रेजेंटेशन है स्टेट यूनियन टेरिटरीज का राज्यसभा में, उसके बारे में देख लिया। 5वीं अनुसूची की हम बात करेंगे क्लास, तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं? इसमें अनुसूचित क्षेत्रों के बारे में ना, जो विभिन्न अनुसूचित क्षेत्र हैं आपके और अनुसूचित जाति हैं, उनके प्रशासन के बारे में उल्लेख किसमें दिया गया है? 5th शेड्यूल में दिया गया है। और 9th आपको पता है, इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियां का उल्लेख है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर बी हो जाएगा। चलिए 22वां प्रश्न देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्लास, इंपॉर्टेंट है, आप थोड़ा समय भी लीजिए। यहाँ पर क्या है, चलिए पढ़ते एक एक को। संविधान का भाग 6 124 से 124 से 147 सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है। तो बताइए ये आपका सही है कि गलत? हम लोग 6 में हम लोग इसकी बात करते हैं। फिर दूसरा दिया गया है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना एवं गठन संबंधित प्रावधान जो है वो 124वें में दिए गए हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय भारत के राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करना पड़ेगा। और आखिरी आपको दिया गया है, सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश केवल सर्वोच्च न्यायालय में वकालत कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम आर्टिकल 144 से 147 की बात करते हैं, तो यहाँ पर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, एकदम सही है। आर्टिकल 144 में हम सारे प्रोविजंस को डिस्कस करते हैं फॉर द एस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि जो जजेस आपके अपॉइंट होते हैं जब, तो यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है, जो राष्ट्रपति है, उसको चीफ जस्टिस से सलाह मशवरा करना पड़ेगा, विचार विमर्श करना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करने के लिए। ये भी सही है, ये भी सही है। लास्ट दिया गया है कि जो आफ्टर रिटायरमेंट जो जज है सुप्रीम कोर्ट के, वो खाली प्रैक्टिस कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में ही। तो ये आपका गलत है। देखिए, एक बार जज अगर रिटायर हो गए तो वो कहीं पर भी वकालत की प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, ये चीज होती है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर वो कहीं पे भी प्रैक्टिस नहीं करेंगे। एक बार अगर जजेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के आपके क्या हो गए, रिटायर हो गए, तो वो कहीं पे भी प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं। डी आपका सही उत्तर था। 23वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर समृद्धि मॉडल पर आधारित है? तो आसान प्रश्न है। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि सेकेंड पंचवर्षीय योजना जो थी वो पीसी महानबोलिस मॉडल पर बेस्ड थी, और जो फर्स्ट पंचवर्षीय योजना थी वो आपकी हेराल्ड डोमर मॉडल पर बेस्ड थी। ठीक है। तो ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। 24वां प्रश्न। किस अनुच्छेद के तहत विधानसभा में जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है? तो कहां पर बोला गया है बताइए? किस आर्टिकल के थ्रू रिजर्व की गई है सीटें फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब इन एलए लेजिस्लेटिव असेंबली में? तो आर्टिकल 352, 360, 332, 381। ये तो आपको पता है ना। 352 की बात करेंगे आर्टिकल, तो ये तो नेशनल इमरजेंसी से रिलेटेड है, ये आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी से रिलेटेड है। यहाँ पर आपका जो सही उत्तर है वो है सी। ठीक है। 332 में हम के तहत हम विधानसभा में जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान करते हैं, याद रखिएगा। अगला हम देखते हैं यहाँ पर 25वां प्रश्न। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को न्यायपालिका में चुनौती दी जा सकती है? तो जल्दी से बता दीजिए। 39, 43, 14, 48। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे क्लास, तो यहाँ पर फंडामेंटल राइट आपका कौन सा है? 14 आपका फंडामेंटल राइट है। ठीक है। 48, 43, 39। 14 जो फंडामेंटल राइट है उसमें विधि के समक्ष समानता की बात की गई है। याद रखिएगा, विधि के समक्ष समानता की बात यहाँ पर की गई है।
और मौलिक अधिकारों का वर्णन अगर हम करेंगे तो वो किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक दिया गया है, 12 से 35। और आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि यही आपके जस्टिसेबल होते हैं फंडामेंटल राइट। ठीक है, अगर फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन हो रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे आप आर्टिकल 32 के माध्यम से, और हाई कोर्ट में आप अपील करेंगे किससे, आर्टिकल 226 के माध्यम से। याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है, और सब तो नहीं, यहाँ पे खाली जो आर्टिकल 14 दिया है वो फंडामेंटल राइट है जिसमें समानता का अधिकार होता है। ठीक है, समता का मतलब इसमें होता है ना, विधि के समक्ष समता का अधिकार। तो ये सी आपका सही है। चलिए अगला हम देखते हैं 26वां प्रश्न। संसद के ग्रंथालय संबंधी कार्यों को देखने के लिए एक संयुक्त रूप से समिति का गठन किया जाता है जिसमें कुल कितने सदस्य हैं। एक ज्वाइंट कमिटी का फॉर्मेशन किया जाता है टू ओवरसी द लाइब्रेरी रिलेटेड फंक्शन, जिसमें कि कितने मेंबर्स आपके होते हैं ये बोला गया है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 22 दिया है, 30 दिया है, 12 दिया है, 9 दिया है। तो यहाँ पर 9 मेंबर्स इसमें होते हैं। ठीक है, जो 6 मेंबर्स होते हैं आपके वो लोकसभा के होते हैं, 3 मेंबर राज्यसभा के होते हैं, टोटल 9 मेंबर होते हैं। 27वां प्रश्न देखते हैं, बहुत ही आसान। भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, तो जल्दी से बता दो ABCD में से। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर है MS स्वामीनाथन का। याद रखिएगा, नॉर्मन बोरलॉग जो है वो वर्ल्ड में ग्रीन रिवॉल्यूशन के जनक जाने जाते हैं। ठीक है, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन वर्ल्ड नॉर्मन बोरलॉग, और अगर भारत के कंटेक्स्ट में पूछेंगे तो MS स्वामीनाथन हो जाएंगे। और नॉर्मन बोरलॉग को किस फील्ड में नोबेल पुरस्कार मिला था, पीस में मिला था, ये भी याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा गया है इसीलिए। 28वां, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे, तो जल्दी बता दीजिए। अगर पंचायत आपकी डिसॉल्व होती है तो किस अवधि के अंदर दूसरा इलेक्शन हो जाना चाहिए, 1, 3, 6 या एक साथ। तो आपका सही उत्तर क्या है, तो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि हमने पंचायत के विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज करने की बात किस DPSP में की है, तो आर्टिकल 40 के थ्रू हमने क्या कहा है, ये प्रावधान किया है कि राज्य ग्राम पंचायत के गठन के लिए कदम उठाएंगे। ठीक है, ये चीज। अब यहाँ पर अगर कभी भी डिसॉल्व हो गई तो 6 महीने के अंदर दूसरा इलेक्शन हो जाना चाहिए। सी आपका सही उत्तर है। यहाँ देख लीजिए, अनुच्छेद 243E क्लॉज 3 के अनुसार पंचायत के नए निर्वाचन उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही करा लिए जाएंगे तथा उसी समय से पूर्व भंग किया जाएगा। ठीक है, देखिए करा दिए जाएंगे तथा यदि उसके समय से, यहाँ पे जो मैंने आपको बताया है, उसका जो टेन्योर है वो कंप्लीट होने के पहले ही वो भंग हो जाती है, तो उस कंडीशन में 6 माह की अवधि के पूर्व पुनः चुनाव हो जाना चाहिए। 29 क्वेश्चन देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट में तटस्थ न्यायाधीश इनमें से किस स्थिति में नियुक्त होते हैं। सुप्रीम कोर्ट का कार्यभार जब बढ़ जाता है, सुप्रीम कोर्ट का कोरम ना पूरा होने पर, सुप्रीम कोर्ट में पहले से अधिक लंबित मामले हो जाने पर, या फिर इस संदर्भ में संविधान मौन है। तो ABCD में से आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो बताइए। देखिए, जब हम बात करते हैं एडहॉक जजेस की तो उनको तब अपॉइंट किया जाता है जब सुप्रीम कोर्ट में कोरम नहीं पूरा होता है। बी आपका सही उत्तर है। यहाँ पर देखिए, अनुच्छेद 127 में उल्लेखित है कि उच्चतम न्यायालय का कोरम न पूरा होने पर भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के साथ परामर्श करके उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीश जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखते हैं उन्हें उच्चतम न्यायालय में तटस्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। याद रखिएगा। चलिए 30वां प्रश्न देखते हैं, GST से रिलेटेड है, तो ध्यान से पढ़िएगा। GST जो थी वो इम्प्लीमेंट हुई थी 1 अप्रैल 2017 में, या एक प्रत्यक्ष कर है। 101 संविधान संशोधन के तहत भारत में GST लागू की गई। तो आपको बताना है यहाँ पर कौन से कथन आपके सही नहीं है। ठीक है, नहीं है। अब अगर आपको याद होगा तो GST जो थी वो इम्प्लीमेंट हुई थी 1 अप्रैल 2017 को नहीं, 1 जुलाई 2017 को। ठीक है, GST इम्प्लीमेंट हुई थी भारत में 1 जुलाई 2017 को, याद है। ठीक है, फिर आपको पता है यह किस मॉडल पर बेस्ड थी, परीक्षा में पूछा जाता है, तो यह कनाडा के मॉडल पर बेस्ड थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। GST की अगर हम बात करेंगे तो GST जो है वो प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष कर है, वो इनडायरेक्ट टैक्स है, ये भी आपका गलत है। तो पहला दूसरा तो आपका गलत है। तीसरा देखिए 101
संविधान संशोधन के तहत भारत में जीएसटी लागू किया गया? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा, बताइए जल्दी से। यहाँ पर 101वें संविधान संशोधन के तहत भारत में जीएसटी लागू किया गया था, ये बिल्कुल सही है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा, डी होगा, क्योंकि पहला दूसरा आपका गलत है। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, लास्ट क्लास में आप में से किसी स्टूडेंट ने पूछा था मैम कितने तरीके के जीएसटी हैं भारत में। देखिए, भारत में अगर हम देखेंगे तो 4 तरीके के जीएसटी हैं। कहीं कहीं आपको 3 तरीके के जीएसटी लिखे हुए मिलेंगे। तो जहां पर भी 3 तरीके के जीएसटी लिखे हुए मिलते हैं ना, वहां पर यूटी जीएसटी और एसजीएसटी, ठीक है, इन दोनों को एक ही साथ लिखा रहता है। मतलब जो जीएसटी यूनियन टेरिटरीज द्वारा कलेक्ट किया जाता है और स्टेट द्वारा कलेक्ट जीएसटी को एक ही कैटेगरी में रख दिया जाता है, तब वहां पर 3 टाइप्स के लिखे रहते हैं। वैसे अगर हम इंडिया की कंटेक्स्ट में देखेंगे तो 3 नहीं 4 तरीके के हम देखेंगे। सेंट्रल जीएसटी, ठीक है, फिर ये आपकी इंटीग्रेटेड जीएसटी है, मतलब यहाँ पर सेंटर और स्टेट का दोनों का रोल है। ठीक है, फिर एसजीएसटी मतलब स्टेट जीएसटी और यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी जीएसटी। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। तो यहाँ पर ये चीज याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। जहां पर भी 3 दिया रहता है वहां पर एसजीएसटी और यूटी जीएसटी को एक ही साथ लिखा रहता है, इस वजह से। चलिए अगला हम देखते हैं 31। भारत के किस राज्य ने मानव विकास प्रतिवेदनों का प्रकाशन सर्वप्रथम किया था? तो बताइए, एसडीआर रिपोर्ट को सबसे पहली बार प्रकाशित किसने किया था? हिमाचल प्रदेश ने, अरुणाचल प्रदेश ने, मध्य प्रदेश ने या फिर उत्तर प्रदेश ने? तो याद रखिएगा 1995 में ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट सबसे पहली बार मध्य प्रदेश ने पेश की थी। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्लास, जब भी हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करते हैं तो कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा में पूछा गया है। सबसे पहला पैरामीटर जो होता है डायमेंशन इंडेक्स, वो होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स। ठीक है, फिर दूसरा होता है एजुकेशन इंडेक्स, फिर थर्ड होता है जीएनआई इंडेक्स। ठीक है, जिसमें कि हम जब लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करते हैं तो लोगों की कितनी हेल्दी लाइफ है, कितनी लॉन्ग लाइफ है, उसकी बात करते हैं। एजुकेशन इंडेक्स में हम देखते हैं कितने साल की स्कूलिंग है, ठीक है, ये देखा जाता है। और जीएनआई इंडेक्स में हम देखते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसी है। तो ये परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एसडीआई से रिलेटेड प्रश्न को डिफिकल्ट करना होगा तो वहां पर डायमेंशन की बात कर देगा या फिर इंडिकेटर की बात कर देगा। और मैं आपको बता दूं, पहले के एग्जाम में पूछा भी गया है इस तरीके से प्रश्न। चलिए 32 प्रश्न को देखते हैं। भारतीय मानक समय निम्नलिखित में से किस स्थान के स्थानीय समय को दर्शाता है? तो जल्दी से बता दीजिए। कोलकाता, न्यू दिल्ली, प्रयागराज या फिर चेन्नई? तो यहाँ पर आईएसटी की बात की गई है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की बात की गई है, जो कि 82 डिग्री 30 सेकेंड है। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये आपका जो देशांतर रेखा है वो प्रयागराज के न्यानी से होकर गुजरती है। और अगर कभी आपसे पूछे कि भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, तो आप क्या क्या बताएंगे? यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 33 प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर आपको मिक्स्ड इकोनॉमी से रिलेटेड प्रश्न है। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब क्या होती है, ये पूछा था ना। अब पूछा गया है कि मिक्स्ड इकोनॉमी से रिलेटेड कौन सा शब्द आपका, कौन सा स्टेटमेंट आपका गलत है? तो यहाँ पर देखिए, आर्थिक क्रियाएं निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्र में सक्रिय होती हैं, बिल्कुल सही है। यहाँ पे हमने आपको बताया था, यहाँ पे प्राइवेट और पब्लिक मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर का भी रोल रहता है और प्राइवेट सेक्टर का भी रोल रहता है। इसमें संसाधनों पर जनता एवं सरकार दोनों का नियंत्रण रहता है, एकदम सही है। ठीक है, इसके अंतर्गत आर्थिक निर्णय लाभ को अधिकतम व सामाजिक कल्याण दोनों उद्देश्यों को ध्यान में रखा जाता है, सही बात है। यहाँ पर हम सोशल वेलफेयर की बात करते हैं और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन दोनों पर फोकस किया जाता है, बिल्कुल सही है। इसमें अधिकार संसाधनों पर निजी क्षेत्रों का नियंत्रण होता है। मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज आर कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट सेक्टर, ये आपका सही नहीं कहेंगे इसको। ठीक है, बी आपका सही होगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछा है। याद रखिएगा, संसाधनों पर भी कंट्रोल दोनों का रहता है, यहाँ पर मोस्ट ऑफ द गलत है, एकदम गलत है। चलिए 34 देखते हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ स्थित है? तो जल्दी से बता दीजिए। गोरखपुर, मेरठ, लखनऊ, सीतापुर? तो इलाहाबाद की खंडपीठ जो बेंच है वो कहाँ लोकेटेड है? लखनऊ में। अब लखनऊ में आप जाएंगे चिन्हट की तरफ तो बहुत बड़ा सा आपका वहां पे लखनऊ हाईकोर्ट बना हुआ है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, आज की क्लास का आखिरी प्रश्न जो कि इंपॉर्टेंट है। देखिए, निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है? ठीक है, कोई न्यायालय राज्यपाल को किसी कर्तव्य पालन के लिए विवश नहीं कर सकता है। नो कोर्ट कैन कंपेल द गवर्नर टू परफॉर्म एनी ड्यूटी। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, नहीं विवश कर सकता है। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया अर्ध न्यायिक होती है। ठीक है, क्वासी जुडिशियल होती है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। बिल्कुल सही है। आर्टिकल 108 के थ्रू, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा आहूत की जाती है। मैंने आपको पहले भी बताया है, 108 के थ्रू ज्वाइंट सिटिंग होती है, जिसको कि बुलाता कौन है? राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन उसकी अध्यक्षता कौन करता है? स्पीकर करता है। अनुच्छेद 76 क्लॉज 1 के अनुसार महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा स्वविवेक से की जाती है। देखिए क्लास, यहाँ पर आर्टिकल 76 द्वारा अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट तो प्रेसिडेंट ही करता है, लेकिन एट हिज डिस्क्रिशन नहीं, मंत्रिमंडल से, जो मंत्रिमंडल बोलेगा उसके अनुसार। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है कौन सा आपका करेक्ट नहीं है, तो डी आपका करेक्ट नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पर देख लीजिए व्याख्या। तो यहाँ पर देखिए क्लास, जब हम बात करते हैं भाग 5 अनुच्छेद 76 के तहत, हम महान्यायवादी के पद के सृजन की बात करते हैं, और अनुच्छेद 76 क्लॉज 1 के अनुसार महान्यायवादी की नियुक्ति संघीय मंत्रिपरिषद को के सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। ठीक है, तो यहाँ पे संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह पे की जाती है, ये याद रखिएगा। तो आज के आखिरी प्रश्न को भी हमने देख लिया। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे क्लास, लेकिन नेक्स्ट क्लास में जाने के पहले अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर अगर आपके डाउट को तुरंत रिजॉल्व किया जा सकता होगा तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में ही आंसर दे दूंगी, नहीं तो मैं नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस कर लूंगी। कहीं पर भी अगर आपको क्लास में किसी भी प्रश्न में या किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी एक्सप्लेनेशन में दिक्कत होती है तो आप मुझसे बेझिझक होकर पूछ सकते हैं क्लास। अब मैं आपसे फिर कहूंगी, जैसे जैसे आपकी परीक्षा पास आएगी, आपको घबराहट, टेंशन, बीमारी सब बढ़ेगी, और ये आपके साथ नहीं, ये सबके साथ होता है। ज्यादातर स्टूडेंट, 80% स्टूडेंट के साथ ये चीज होती है। लेकिन आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, आपको सकारात्मक सोच के साथ पढ़ते रहना है, अपनी तैयारी करते रहनी है। ठीक है, कोई भी डाउट होता है तो हम लोग से पूछिए, हम आपके डाउट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्लास एकदम सकारात्मक सोच रखिए, पढ़ते रहिए, क्योंकि सबसे बड़ा रोल आप ही को प्ले करना है। हम खाली मार्गदर्शन कर सकते हैं, पढ़ाई आपको खुद करनी है। एग्जाम में जो गोले फिल करने वो आपको फिल करके आने हैं। ठीक है, तो इसीलिए अपने पे विश्वास रखिए सबसे पहले, और सकारात्मक सोच के साथ पढ़ते रहिए। सफलता जरूर मिलेगी आपको। अब जो भी होगा वो प्रीलिम्स परीक्षा के बाद सोचा जाएगा कि तैयारी आगे रखनी है कि नहीं, क्या करना है क्या नहीं करना है, शादी करनी है कि क्या करना है, कुछ नहीं, पहले प्रीलिम्स पेपर दे लो अब। ठीक है, तो पढ़ो बस। तो धन्यवाद क्लास। इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए, खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है कमेंट बॉक्स में पूछिएगा आप। आशा करती हूँ आपका दिन खूब मंगलमय हो और खूब अच्छा जाए। चलिए, धन्यवाद क्लास।